1979 ये सिर्फ एक साल नहीं था। ये वो साल था जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक जबरदस्त बदलाव की, जहां कभी जो गहरे दोस्त हुआ करते थे वो जानी दुश्मन बन गए। सोचिए, एक जमाना था जब अमेरिका और ईरान की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी सहयोगी थे, और आज वे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ये गहरी दोस्ती इतनी कड़वी दुश्मनी में कैसे बदल गई? चलिए इस पूरी कहानी के उतार चढ़ाव को समझते हैं। इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव को ठीक से समझने के लिए हम इस कहानी को कुछ अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ। इस पूरी कहानी की जड़ें कहाँ हैं? वो हैं ईरान के सबसे कीमती खजाने में, यानी तेल में, और एक लोकप्रिय ईरानी नेता के उस एक फैसले में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, उस वक्त हो ये रहा था कि अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियां ईरान के तेल से जबरदस्त मुनाफा कमा रही थीं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब अब ईरान का तेल ईरानियों का होगा। इस फैसले ने मुसद्दिक को देश में हीरो बना दिया, लेकिन पश्चिमी देशों में खलबली मच गई। अब जाहिर है ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फिर क्या हुआ? एक खुफिया साजिश रची गई। अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और मुसद्दिक की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया, और सत्ता सौंप दी गई शाह रजा पहलवी को, जो पश्चिमी देशों के हितों का पूरा ध्यान रखते थे। और शाह के सत्ता में आते ही खेल पूरी तरह से पलट गया। अमेरिकी कंपनियों को ईरान के तेल पर फिर से कंट्रोल मिल गया, और इस दौरान शाह ने अपनी एक खूंखार खुफिया पुलिस बनाई, सावाक। इसका काम था कि जो कोई भी शाह के खिलाफ आवाज उठाए, उसे बेरहमी से कुचल दिया जाए। शाह ने एक श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया। कहने को तो ये ईरान को मॉडर्न बनाने के लिए था, लेकिन असल में ये समाज पर जबरदस्ती पश्चिमी कल्चर थोपने जैसा था। सरकारी भ्रष्टाचार आसमान छू रहा था, और शाह अपनी अय्याशियों पर देश का पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। इन सब वजहों से आम ईरानियों के मन में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और इसी बढ़ते गुस्से के बीच एक आवाज, एक चेहरा बहुत तेजी से उभर रहा था। वो थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। शाह ने उन्हें देश से तो निकाल दिया था, लेकिन वो फ्रांस में बैठकर भी अपने भाषणों से ईरान के लोगों में क्रांति की आग जलाए हुए थे। और फिर आया वो दिन जिसने इस क्रांति की आग में घी का काम किया। 8 सितंबर 1978, जिसे ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं। उस दिन शाह के सैनिकों ने प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। इस नरसंहार के बाद क्रांति को रोकना नामुमकिन हो गया। हालात इतने बिगड़े कि कुछ ही महीनों में जनवरी 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, और इसी के साथ खुमैनी की शानदार वापसी का रास्ता साफ हो गया। आप इस क्रांति के लिए लोगों के समर्थन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब खुमैनी ईरान वापस लौटे तो सिर्फ राजधानी तेहरान में 50 लाख से ज्यादा लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आए थे। 50 लाख! सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। क्रांति तो कामयाब हो गई थी, लेकिन कहानी में अब एक बहुत ही विस्फोटक मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिसने ईरान और अमेरिका को आमने सामने ला खड़ा किया। इसकी वजह बना एक फैसला, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का एक फैसला। दरअसल देश छोड़कर भागे शाह को कैंसर था। जब कार्टर ने उससे इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाजत दी तो ईरान में गुस्से की लहर दौड़ गई। ईरानियों को लगा कि अमेरिका फिर से उस शख्स को बचा रहा है जिसे वो अपने देश में सजा देना चाहते थे। और इसी गुस्से का नतीजा ये हुआ कि 4 नवंबर 1979 को कुछ स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया। ये बंधक संकट 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 444 दिनों तक चला। जब महीनों तक बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला, तो प्रेसिडेंट कार्टर ने एक बहुत ही डेयरिंग और उतना ही रिस्की मिलिट्री ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। इसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ, जिसका मकसद था बंधकों को छुड़ाना। प्लान सुनने में तो बड़ा जबरदस्त था। इसके मुताबिक अमरीकी कमांडोज को खुफिया तरीके से ईरान के रेगिस्तान में उतरना था, वहां से सड़क के रास्ते तेहरान जाकर दूतावास पर हमला करना था, बंधकों को छुड़ाना था और फिर वापस ले आना था। इस मिशन के लिए 8 बहुत ही एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, लेकिन यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई।
मतलब मिशन के जमीन पर उतरने से पहले ही वो हवा में ही नाकाम होने लगा था। किसी हेलीकॉप्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, तो किसी का रोटर ब्लेड टूट गया और एक तो रेगिस्तान के रेतीले तूफान में ही खो गया। 8 में से 3 हेलीकॉप्टर शुरू होने से पहले ही खिल से बाहर हो गए। मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी, लेकिन अब बचे थे सिर्फ 5। तो मिशन को रद्द करने का ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन तबाही अभी बाकी थी। वापसी की उस अफरा तफरी में एक भयानक हादसा हुआ। एक हेलीकॉप्टर सीधे एक ट्रांसपोर्ट प्लेन से जा टकराया। इस जबरदस्त टक्कर और आग में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। यह मिशन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी और शर्मिंदगी की वजह बन गया। खैर, 444 दिनों के बाद बंधकों को तो छोड़ दिया गया और ये संकट खत्म हो गया। लेकिन इस बीच ईरान में एक बिल्कुल नई व्यवस्था, एक नई सरकार और एक नई फौज अपनी जड़ें जमा चुकी थी। खुमैनी ने ईरान का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। उन्होंने इसे एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। इस नए सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर किसी चुने हुए प्रेसिडेंट के पास नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है, जो देश का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है। और इस नई व्यवस्था को, इस क्रांति को बचाने के लिए एक खास फोर्स बनाई गई, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये एक ऐसी फौज है जो सीधे सुप्रीम लीडर को जवाब देती है और आज भी ईरान की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है। तो 1979 में जो कुछ भी हुआ, उसने अमेरिका और ईरान के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने एक ऐसी दुश्मनी की नींव रखी जो पिछले 40 से भी ज्यादा सालों से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर अपना असर डाल रही है। तो हम देखते हैं कि कैसे 1979 की वो घटनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ये पूरा इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि आज भी अमेरिका और ईरान के बीच इतना तनाव क्यों है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अतीत की गूंज आज भी हमारी दुनिया को किस तरह से आकार दे रही है।